बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पैरामेडिक्स इनसाइट्स और आज की हमारी जो वीडियो है वो है ग्लाइकोलिसिस पार्ट 2। तो पार्ट 1 में मैंने यहाँ तक पढ़ा था जो इरिवर्सिबल स्टेप्स है ग्लाइकोलिसिस में। यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया था कि कौन कौन से स्टेप्स इरिवर्सिबल है। उसमें स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 3 एंड 10 ये इरिवर्सिबल है ग्लाइकोलिसिस में। तो आज हम इंशाल्लाह उन स्टेप्स को पढ़ेंगे। बहुत ही इजी है उसकी रेगुलेशन। तो अगर आप इस वीडियो को देखेंगे और उसके बाद बुक देखेंगे तो आपके लिए बहुत ही इजी होगा, ठीक है। तो रेगुलेटरी स्टेप्स वो स्टेप्स होते हैं जिनको हम रोक सकते हैं, यानी जिनको रोक कर हम ग्लाइकोलाइटिक पाथवे को इनहिबिट कर सकते हैं, या इसको या रेगुलेटरी स्टेप को हम स्टार्ट करके ग्लाइकोलाइटिक पाथवे को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो रेगुलेटरी स्टेप्स है स्टेप नंबर 1, 3 एंड 10। स्टेप नंबर 1 में क्या होता है, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज प्लस 6 फॉस्फेट में, ये आपको पता है। ये 2 एंजाइम्स के थ्रू होता है, मतलब एक एंजाइम यूज़ होता है एट द टाइम। तो वो डिपेंड करता है ग्लूकोज की कंसंट्रेशन पर। अगर कंसंट्रेशन लो हो तो हेक्सोकाइनेज, अगर ज़्यादा हो तो ग्लूकोकाइनेज, ठीक है। तो जो हेक्सोकाइनेज है तो ये इलोस्टेरिकली इनहिबिट होता है। इलोस्टेरिक इनहिबिशन का मतलब यह है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट जब बनाता है तो जब प्रोडक्ट अपनी अमाउंट में पहुंच जाता है, यानी रिक्वायर्ड जो होता है, और या वो ज़्यादा हो जाते हैं तो वो आकर रिएक्टेंट को स्टॉप कर देता है, ठीक है, यानी इस रिएक्शन को स्टॉप कर देता है। तो इसी तरह जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की कंसंट्रेशन हमारे पास जो रिक्वायर होती है वो कंप्लीट हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है तो वो आता है और हेक्सोकाइनेज को इनहिबिट करके इस स्टेप को इनहिबिट करता है। और ग्लूकोकाइनेज जो कि हमारे पास मतलब स्ट्रॉन्गली एक्टिविटी है उसकी, तो इसको इंसुलिन ही मतलब इसकी एक्टिवेशन क्या कौन करता है, इंसुलिन। यानी इंसुलिन तब रिलीज होता है जब हमारे पास ब्लड में ग्लूकोज की मिकदार ज़्यादा हो, ठीक है। तो इससे मतलब इस स्टेप को रेगुलेट करके, ठीक है, इंसुलिन कैसे काम करता है कि इंसुलिन आता है ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है और फिर यहाँ से ग्लाइकोजेनेसिस होती है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो अच्छा, ग्लूकागान जो है, ग्लूकागान तब रिलीज होता है जब हमारे पास ब्लड में ग्लूकोज की मिकदार क्या हो, वो कम हो। तो फिर ग्लूकागान रिलीज होता है और फिर वो इसको इनहिबिट करता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की। स्टेप नंबर 3 में क्या होता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी स्टेप है, ये बुक में भी मेंशन है और बहुत दफ़ा एमसीक्यूज में भी आ चुका है, ठीक है। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट मैंने आपको कहा था कि फ्रक्टोज फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 ये क्या करता है, ये स्टेप नंबर 3 को करता है। लेकिन ये जो पोस्टफोफ्रक्टोकाइनेज है, इसके साथ मैंने 1 लिखा था तब भी और अब भी मैंने लिखा है। तो इसका क्या मतलब है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ग्लाइकोलिसिस में 2 एंजाइम पोस्टफोफ्रक्टोकाइनेज के होते हैं, 1 और 2। तो अब ऐसा होता है कि ये जो फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 है इसकी रेगुलेशन करता है फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट। और ये फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट कैसे बनता है, तो ये बनता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से। यानी हमारे पास बहुत सारे ग्लूकोज मालिक्यूल होते हैं, एक नहीं होता, ठीक है। तो कुछ में से कुछ ग्लूकोज मालिक्यूल में से क्या बनता है, आता है और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट बन जाता है। और ये जो है हमारे पास द मोस्ट पोटेंट एक्टिवेटर ऑफ फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 है, ठीक है। ये क्या करता है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 को एक्टिवेट करता है। अगर ये हमारे पास ना हो तो ये इंजाइम इनहिबिट होगा और ये स्टेप भी इनहिबिट हो जाएगा। अब फ्रक्टोज 2,6 फॉस्फेट की फॉर्मेशन कैसे होती है, तो इसके लिए एक एंजाइम रिक्वायर्ड है जो कि बाई फंक्शनल एंजाइम है। बाई फंक्शनल इसको इसलिए कहते हैं कि ये इसके 2 फंक्शंस है। एक तो ये है कि ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से ये इस एंजाइम के 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक है फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज 2, ठीक है। फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज 2 ही वो एंजाइम है जो कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बनाता है फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट। और फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेटेज वो एंजाइम है जो कि वापस इसको हाइड्रोलाइज करके फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाता है। यानी ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर, ये है फ्रक्टोज फ्रक्टोकाइनेज 2 और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन करता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट बनाता है, ठीक है। और जो फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेटेज पार्ट है इस एंजाइम का, वो क्या करता है, रिवर्स रिएक्शन, यानी फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट को वापस हाइड्रोलाइज करता है इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो क्या होता है कि जब हमारे पास AMP की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो AMP की मिकदार ज़्यादा हो जाती है तो इसकी इफेक्ट है, पॉजिटिव इफेक्ट है, मतलब कि ये एक्टिवेशन करता है किस चीज़ की, एक्टिवेशन ऑफ द फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज 2। और क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट, और ये आकर फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 को एक्टिवेट करता है। तो ये जो एंजाइम है असल में, ये जो मैंने लिखे हैं साइट्रेट, ATP और ग्लूकागान, इसकी इफेक्ट जो है वो होता है इस एंजाइम पर, ठीक है। यानी साइट्रेट क्या करता है, साइट्रेट का फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट की फॉर्मेशन पर नेगेटिव इफेक्ट है, यानी ये इसकी फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है। फॉर्मेशन इनहिबिट होगी तो
ये कैसे होगी, यानी फ्रक्टोज 2 बिस्फोस्फेट ही एक्टिव होगा, ठीक है, और ये एंजाइम फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 2 सप्रेस होगा उस टाइम। तो साइट्रेट एटीपी और ग्लूकागॉन का नेगेटिव इफेक्ट है। साइट्रेट आपको पता है कि क्रिब साइकिल का मतलब जो उसमें पहला मॉलिक्यूल है, तो जब साइट्रेट की लेवल ज़्यादा होगी तो इट मीन्स के नॉर्मली जो क्रिब साइकिल है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, वो हो रहे हैं, ठीक है। एटीपी हमारे पास एनर्जी है, तो फिर हमें ग्लाइकोलिसिस की ज़रूरत नहीं होगी। इसके अलावा ग्लूकागॉन का भी इस पर नेगेटिव इफेक्ट है कि जब हमारे पास क्या होता है, तो मैं कह रहा था कि ग्लूकागॉन का कैसे इफेक्ट है। ग्लूकागॉन तब रिलीज होता है जब हमारे पास ब्लड में ग्लूकोज की मिकदार कम हो जाती है, तो फिर ग्लूकागॉन आकर इस स्टेप को रोकता है, तो वो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन फिर बढ़ जाती है, ठीक है। बस इसी तरह इसकी एक्टिवेशन होती है। तो ये सारे जो है ये फैक्टर्स एक फ्रक्टोज 2 बिस्फोस्फेट को इफेक्ट करते हैं, और अगर फ्रक्टोज 2 बिस्फोस्फेट की फॉर्मेशन होगी तो वो उसका इफेक्ट पॉजिटिव होगा किस पर, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 पर, और ये स्टेप आगे जाएगा, ठीक है। इसके बाद स्टेप नंबर 10 है, उसकी रेगुलेशन तो बहुत इजी है, यानी पोस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुवेट बनता है, ठीक है, स्टेप में, और इस पायरुवेट काइनेज के थ्रू ये होता है। तो पायरुवेट काइनेज को पर क्या है, ग्लूकागॉन एटीपी और साइक्लिक एएमपी का नेगेटिव इफेक्ट है, यानी ये इसको इनहिबिट करके इस स्टेप को रोकता है। और एएमपी यानी लो एनर्जी लेवल, इसके अलावा फ्रक्टोज 1 बिस्फोस्फेट, यानी ये जो हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, अगर ये ज़्यादा होगा तो ये इस स्टेप को रेगुलेट करेगा कि अगर ये स्टेप रेगुलेट होगा तो ये मॉलिक्यूल आगे आ सकता है। तो इसी तरह इंसुलिन का भी पॉजिटिव इफेक्ट है, ठीक है, वो एक्टिवेट करता है इस पाथवे को। तो ये हो गया ही रेगुलेशन। तो रेगुलेशन को आप बुक में पढ़ सकते हैं, ये रोल ऑफ फ्रक्टोज 2 बिस्फोस्फेट इन ग्लाइकोलिसिस, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद आता है बुक में पास्टर इफेक्ट और कैप्ट्री इफेक्ट। तो ये भी बहुत ईजी है, मैं आपको इसी तरह समझा देता हूँ कि जो पास्टर इफेक्ट है उसमें क्या होता है। उसमें यह होता है कि उसमें कहा है कि ग्लाइकोलिसिस की इनहिबिशन हो जाती है ड्यू टू द एक्सपोजर टू O2, यानी जब हम O2 जब ये O2 को क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस ऑक्सीजन को एक्सपोज होता है, तो तब हमारे पास इनहिबिशन होती है ग्लाइकोलिसिस की। तो ये लुईस पास्टर जब क्या कर रहा था, फर्मेंटेशन ऑफ यीस्ट वो कर रहा था, तो फर्मेंटेशन में क्या होता है, फर्मेंटेशन में ग्लाइकोलिसिस होती है, ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, पायरुवेट के बाद लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, ये फर्मेंटेशन की पाथवे है। लेकिन क्या हुआ कि जब लुईस पास्टर ने ऑब्जर्व किया कि जब ये पाथवे एक्सपोज हो गई ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन जब होता है तो पायरुवेट तो फिर लैक्टिक एसिड में नहीं जाता, बल्कि वो पायरुवेट आगे लिंक रिएक्शन में, और उसके बाद टीसीए साइकिल, और इसी तरह एरोबिक रिस्पायरेशन होती है। तो जब एरोबिक रिस्पायरेशन होती है तो एटीपी की लेवल ज़्यादा हो जाती है, साइट्रेट ज़्यादा हो जाता है, और जब साइट्रेट और एटीपी ज़्यादा हो जाता है इधर, तो इनहिबिशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस होती है। तो इसी तरह पास्टर इफेक्ट में भी इनहिबिशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस होती है। अब कैप्री इफेक्ट में क्या होता है, ये भी बहुत ईजी है, अपोजिट टू पास्टर इफेक्ट है। इसमें क्या होता है कि द इनहिबिशन ऑफ ऑक्सीजन कंजम्पशन, ऑक्सीजन की जो कंजम्पशन है वो रुक जाती है। ये तो नॉर्मली जब 10 ग्लूकोज ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं तो उसके लिए रिक्वायर है 60 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। लेकिन अगर किसी टिश्यू में नॉर्मली ग्लाइकोलिसिस जारी है, ठीक है, एरोबिकली, और अगर हम उसको बहुत इस टिश्यू में बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल वो क्या करें, इंटर करें, तो क्या हो जाएगा, तो वो जो नॉर्मली एरोबिक रिस्पायरेशन चल रहा था तो वो अब कन्वर्ट हो जाएगा इनएरोबिक में, और इनएरोबिक फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो इनएरोबिक फर्मेंटेशन के बाद ऑक्सीजन की जो कंजम्पशन है वो इनहिबिट हो जाएगी, और एरोबिक रिस्पायरेशन में वो इनहिबिट हो जाएगी, और एरोबिक फर्मेंटेशन वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये था कैप्री इफेक्ट, फास्ट इफेक्ट, और इससे पहले रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।